लाइफ इंश्योरेंस, या जिसको इस्लामिक बैंकिंग वाले क्या कहते हैं, तकाफुल। ये बड़ा अच्छा नाम उन्होंने बनाया हुआ है कि बंदे धोखे में आ जाएं तकाफुल के नाम से। तो अब ये है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, या इस तरह की कोई बहुत सारी कंपनियां हैं, जुबली इंश्योरेंस वाले हैं वो भी करते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, ये सिर्फ बैंकों वाले नहीं करते। तो वो क्या कहते हैं जी, आप जिंदगी की इंश्योरेंस करवा लें अपनी, कोई पता नहीं है कब मर जाना है, किसी का कोई पता नहीं अगला सांस आना भी है या नहीं आना, तो आपका हम एक फायदा कर देते हैं। और वो फायदा क्या है, अब ये लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ जिंदगी की नहीं होती, कार इंश्योरेंस भी होती है, घर की इंश्योरेंस भी होती है, आपके कारोबार की इंश्योरेंस भी होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो आपको सर्विस देते हैं। अब ये है कि जो इंश्योरेंस है ना, ये वो चीज है कि जो ये धुआं है जो हमारी नाक तक आना है। वो कैसे आता है, जब हमारा अल्लाह करे बिजनेस बहुत फैल जाता है ना, जब लोग बाहर वाले मुल्कों में शिपिंग करवाते हैं, या कराची में जाके आप बहरी जहाज के जरिए से अपना सामान भेजते हैं दूसरे मुल्कों में, तो आपके यहाँ बहरी जहाज वाले जब वो आपका बिल्टी करते हैं सामान, तो पहले आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है अपने सामान की। इंश्योरेंस ना करवाएं तो वो लेके ही नहीं जाते, वो कहते हैं जिस माल की इंश्योरेंस नहीं हुई हम वहां उसको डिलीवर नहीं करते हैं, वो पार्सल नहीं करते हैं आगे, लिहाजा फिर हमारी मजबूरी होती है कि उसकी माल की इंश्योरेंस करवाई जाए। लेकिन अब जो ये लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें भी यही होता है। जब आप जॉब करने के लिए सऊदीया जाते हैं या दुबई जाते हैं या कहीं भी किसी मुल्क में बाहर जाते हैं, तो पहले आपकी कंपनी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस करती है। जो वहां की कंपनी आपको वीजा भेज रही है वो आपको कहेगी आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा के आए, लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगी तो आप जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो हमारी मजबूरी बन चुकी हैं, वरना इस्लामी उसूलों के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसमें होता क्या है, लाइफ इंश्योरेंस का क्या मतलब है, मतलब यह है कि आने वाले वक्त के लिए आप कुछ बचा के रखें, अपनी जमा पूंजी कुछ बचा के रखें कि आपको आने वाले वक्त में अगर कोई नुकसान हो जाए तो आपको वो फायदा दे जाए। ये भी लाइफ इंश्योरेंस है कि अगर मैं अपनी सैलरी में से, मेरी मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए सैलरी है, मैं उसमें से हर महीने 10,000 रुपए बचा के रखता हूं, तो ये मेरी लाइफ इंश्योरेंस है कि मैं अपनी आने वाली जिंदगी के लिए एक प्लानिंग कर रहा हूं। 10-10 हजार मैंने बचा के रखा, अपनी जेब में संभाल के रखा कि यार आने वाले वक्त में कोई अल्लाह ना करे बीमारी लग जाती है, या कोई ऐसा मसला बन जाता है, कोई आफत आ जाती है, घर की छत गिर गई अल्लाह ना करे, कोई और ऐसा मसला बन गया, तो मैंने अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट किया है, मैंने उसकी हिफाजत की है, जो अपने 10-10 हजार रुपए करके मैंने इकट्ठे किए हुए। समझ लें, ये लाइफ इंश्योरेंस है, सिंपल जो बंदा खुद जाती तौर पे करता है अपनी जिंदगी की प्लानिंग, ठीक है, सिक्योर करने के लिए अपनी जिंदगी को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आपने किस्सा सुना हुआ है, तो 7 साल कहत साली के, 7 साल खुश्क साली, और उसके बाद फिर यानी कि ना पहले फरावानी फिर बाद में कहत साली। उन्होंने भी यही कहा था, उन्होंने कहा था कि आप लाइफ इंश्योरेंस करें, आप पहले जितना भी गल्ला है ना वो सारा थोड़ा थोड़ा करके कम करके उसमें से टोटल माल में से अलग करते जाएं, गोदामों में रखें, फिर जब अगले 7 साल आएंगे आपकी प्रोटेक्शन हो चुकी होगी, आपको मसला नहीं होगा, गंदम आपके पास मौजूद होगी। तो समझ लें कि आगे वाली जिंदगी की जो प्लानिंग है बचा के रखना, इसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही काम किया था। उसके बाद एक लाइफ इंश्योरेंस होती है जिसको कहते हैं मुआहिदा हिल्फुल फुजूल, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लाइफ इंश्योरेंस होती थी। वो क्या था, उसको कहते थे मुआहिदा हिल्फुल फुजूल। हिल्फ कहते हैं ना मुआहिदे को, और फजूल का माना है फजल वाले लोग, मर्तबे वाले लोग, सरदार, ठीक है। अब इस मुआहिदे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तब बहुत सारे सरदार इकट्ठे हुए, जैसे अबू तालिब थे और भी इस तरह के जितने भी सरदार थे, अबू जहल वगैरह, अबू तालिब और इस तरह के उतबा, शैबा, वलीद बिन उतबा, ये सारे इस तरह के लोग जो बड़े सरदार थे, माल सरवत वाले, पैसे वाले, वो सारे इकट्ठे होकर उन्होंने क्या की, एक मीटिंग की। मीटिंग में बैठे और उन्होंने ये मुआहिदा किया कि भाई हमारे यहाँ होता क्या है कि जो अमीर तबके के लोग होते हैं वो गरीबों पे जुल्म करते हैं, जो बड़े सरदार हैं वो छोटे लोगों पे जुल्म करते हैं और मिस्कीनों का वो हक खा जाते हैं। तो लिहाजा हम एक मुआहिदा करते हैं सारे सरदार बैठ के आज, वो ये होगा कि जब भी किसी गरीब पे जुल्म होगा या उसका कोई नुकसान हो जाएगा, मिसाल के तौर पे एक गरीब आदमी है, उसका खेत तबाह हो गया, आफत आई और बारिश ज्यादा हो गई या गड़े पड़ गए या इस तरह का कुछ हवा चली, आंधी चली, उसका
खेत तबाह हो गया। तो जिस बंदे का खेत तबाह होगा, हम सरदार जितने भी हैं वो हर महीने की महीने 100 दिनार दिया करेंगे, 100 दिनार फंडिंग किया करेंगे। अब इस मुआवजे में मिसाल के तौर पे अगर 100 बंदा है तो वो 100 दिनार देगा, तो कितने हो गए? 1000 हो गए, ठीक है, 1000 दिनार हो गए। 1000 दिनार इकट्ठा करके वो संभाल के रख लेते हैं और एक बंदे को उस पे मुअय्यन कर देते हैं कि ये बंदा जो है, ये बंदा ये इसमें से ही तनख्वाह लेगा, जो माल इकट्ठा होगा इसकी एक तनख्वाह मुकर्रर कर देते हैं और ये उस पैसे का मुहाफिज है, उसकी हिफाजत भी ये करेगा और इसी की ड्यूटी है कि ये बंदों को तलाश करे कि कौन कौन सा बंदा है कि जिसका नुकसान हुआ है, हमने जो फंडिंग की हुई है हम उसकी मुआवनत करेंगे। अब वो 1000 जो इकट्ठा हुआ होता था उसी में से इसकी 100 दिनार मिसाल के तौर पे तनख्वाह होती थी और फिर महीने की महीने 900 दिनारों में से वो लोगों की मदद किया करता था। ये एक लाइफ इंश्योरेंस का इदारा उस वक्त चल रहा था जो कि हलाल है, आज भी हलाल है, आज भी इस पे अमल किया जाए तो इस इंश्योरेंस को जायज करार दिया जाएगा, क्योंकि ये साहिब सरवत लोग सारे इकट्ठे होकर कम्युनिटी बनाते हैं, बनाने के बाद फंडिंग करते हैं, फंडिंग करने के बाद लोगों की लाइफ को प्रोटेक्शन देते हैं। जी, अपनी भी थी उनमें, वो ये मुआहदा इसमें शामिल था कि अगर हम सरदारों में से किसी का नुकसान हो जाता है तो इसी फंड में से हम उसकी भी मुआवनत करेंगे, ठीक है, मदद करेंगे। तो इसमें ये चीज चलती थी। अब जो हमारे यहाँ इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में चले गए थे, आपने कहा था कि आज भी अगर हिल्फुल फजूल पे कोई अमल करना चाहे तो सबसे पहले मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिल्फुल फजूल के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज थी और मुआशरे में ये एक नई चीज थी और लोगों की इसमें सहूलत भी बहुत ज्यादा थी, फायदा बहुत ज्यादा था। अब जो हमारे यहाँ लाइफ इंश्योरेंस चलती है वो क्या है? वो ये है कि जी आपने क्या करना है, हम फंडिंग नहीं करेंगे, आप फंडिंग करें हमारे लिए। आप क्या करें, मिसाल के तौर पे आपकी उम्र है 25 साल, तो अमूमन जो औसतन उम्र होती है वो कितनी है? 60 साल है, 65 साल है, हद कोई 70 साल पे जाता है, तो वो उसकी उम्र का औसत जो है ना वो हिसाब लगा लेते हैं कि आपकी उम्र इतनी है, आपने कितने साल की इंश्योरेंस करवानी है। 10 साल का पैकेज है, 20 साल का पैकेज है, 25 साल का पैकेज है, कितने साल की आपने प्रोटेक्शन लेना चाह रहे हैं कि आपकी जिंदगी को हम सेव कर दें, आपका जो माल है वो पैसा है वो महफूज हो जाए। वो फिर पैकेजेस देते हैं आपको। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जी आपको 2 लाख रुपए की हम इंश्योरेंस देते हैं, पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये कितने साल के लिए है? अगले 10 साल के लिए। आप हमें 2 लाख रुपए जमा करवाएं, 2 लाख रुपए जमा करवाने के बाद 10 साल के अंदर अंदर आपकी जिंदगी का कोई भी नुकसान होता है, आपको कोई बीमारी लग जाती है, हम इलाज करवाएंगे। सीरियस वो ऐसा होता है कि कोई ऐसी आपको इंजरी हो जाए, कोई टांग टूट जाए या कोई दिमागी मसला बन जाए, वो उनके उसूल होते हैं कुछ। ये नहीं कि आपको बुखार हुआ है आप कहेंगे भाई लाओ मुझे 10 लाख रुपए दो, ठीक है। अब ये है कि वो कहते हैं कि अगर 2 लाख रुपए आपने दिए हैं तो हम आपको 10 साल के अंदर अंदर कोई मसला हो गया तो हम आपको 10 लाख देंगे, ठीक है जी। नहीं, वो ये कहते हैं कि 2 लाख रुपए आपने हमें जमा करवा दिया, अगर 10 सालों के दौरान आपको कोई इंजरी हो जाती है, बड़ी इंजरी, या आप फौत हो जाते हैं, तो आपकी मौत पर हम 10 लाख रुपए आपकी औलाद को देंगे, ठीक है। 10 लाख रुपए हम आपकी औलाद को दे देंगे, या अगर आप बीमार हो जाते हैं तो हम आपका इलाज करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है उसमें। अब होता ये है कि वो ऐसे करते करते बैंक वाले क्या करते हैं, पता नहीं कितने बंदों से उन्होंने इस तरह 2 लाख रुपए ले लेने होते हैं। अब 2 लाख रुपए लेने होते हैं, 2 लाख अगर वो 10,000 बंदों से लेते हैं तो कितना पैसा बनता है? ये करोड़ों पे बात जाती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे उन्होंने 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, उनमें से कितने बंदे हैं कि जो 10 साल में मर जाते होंगे, या 10 साल में वो बीमार होते होंगे, या 10 साल में उनकी कोई टांग टूटती होगी, या कोई उनको इंजरी होती होगी बड़ी, कोई इक्का दुक्का 10 बंदे भी लगा लो, चलो 10 बंदे भी लगा लो तो 10-10 लाख, 1 लाख 1 करोड़ उनका निकल गया, बाकी उनको फायदा हो जाता है, सारा माल उनको चला जाता है। अब ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि कोई हादसा पेश आए, जितनों ने इंश्योरेंस करवाई थी सारे ही बेचारे वहां पे
मर जाए तो इनका हो गया नुकसान, इनका करोड़ों जाया हो गया। जो इन्होंने लिया हुआ था ये इंश्योरेंस कंपनियां फिर डूब जाती हैं। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने इन कंपनियों ने आगे इंश्योरेंस करवाई होती है अपनी, बाहर वाले मुल्कों की इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये कहते हैं कि अगर सारे बंदे मर गए तो हमारा तो नुकसान हो जाए, हम तो डूब जाएंगे। इन्होंने आगे इंश्योरेंस करवाई होती है बाहर वाले मुल्कों में कि अगर हमारी कंपनी को कोई नुकसान हो गया तो वो सारा पैसा जो हमने आपको किस्तों की शक्ल में दिया हुआ है या यकमुश्त दिया हुआ है, आप फिर हमारे नुकसान की सूरत में आप हमें करोड़ों रुपए इतना वापस देंगे। इन्होंने आगे इंश्योरेंस करवाई होती है। अब जो आगे होती है इस तरह की पता नहीं कितनी कंपनियां और बैंकों ने आगे इंश्योरेंस करवाई होती है, फिर यही चक्कर पीछे चल रहा होता है, कितने के बंदे मरेंगे और कितनी कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी, तो एक आधी होती होगी ज्यादा से ज्यादा, और जो पीछे बैठे हैं वो कितना माल कमाते होंगे। ये तो फिर आगे करोड़ों के हिसाब से इंश्योरेंस करते हैं ना, जाहिर सी बात है बहुत लंबी गेम है ये फिर आगे करोड़ों का इनको पिछले वालों को नफा होता है। अब ये है कि ये एक किस्म का जुआ है। जुआ कैसे है, आपने 2 लाख रुपए दे दिया, 2 लाख रुपए दे के आप बैठ के घर में इंतजार करने के यार मुझे अल्लाह माफी दे, कोई नुकसान हो ही जाए तो मेरा फायदा हो जाएगा, 10 लाख रुपए आएगा, लाख रुपए में टांग ठीक हो जाएगी, मेरे पीछे कितनी उम्र है, मेरे बच्चे उनको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये है कि अगर तो 2 लाख रुपए आपने दे दिए और आप अल्लाह ना करे आपकी मौत वाकई हो गई तो आपके बच्चों को क्या हो गया, फायदा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी ना हुआ तो ये 2 लाख किधर गया, बाहर में गया, ये आपका खत्म। कितने देते हैं पॉलिसी मैच्योर होने पे, कितने देते हैं आपको, कख भी नहीं मिलता आपको, वो कह लें कि भलाई होती है, दूध वो सारा पी जाते हैं, ठीक है, वो कुछ भी नहीं होता, 10,000 ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 15,000 ज्यादा से ज्यादा, कुछ भी नहीं है। ये आपने 2 लाख रुपए दिया, आपका सारा डूब गया, उसमें से 10,000 रुपया उन्होंने दे दिया इस वजह से कि आपने हमसे सर्विस ली थी, चलो आपको 10,000 रुपए दे देते हैं, ठीक है। वो समझ लें उनकी तरफ से गिफ्ट ही होता है कि हमारी तरफ से गिफ्ट ले लें, आप हमारे कस्टमर हैं, ताकि वो फंसाते हैं कि इस बंदे ने 10 साल की इंश्योरेंस करवाई है, अब हम 10,000 रुपए देंगे, ये दोबारा अगले 10 साल की इंश्योरेंस करवाने आएगा हमसे कि हम काबिल एतमाद इदारा है, हमारा इदारा बड़ा अच्छा है, हमने गिफ्ट भी दे दिया, ऊपर से बनता तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब ये देखें कि अगर तो नुकसान हो गया बंदे का तो फिर 10 लाख रुपए आ गया, अगर ना हुआ तो फिर 2 लाख डूब गया। जुए में क्या होता है, जुए में गेम लगती है, आपने भी दिए उसने भी दिए, 100 रुपए मैंने डाला, 100 उसने डाला, 200 रुपए रख लिया, ठीक है। अब गेम शुरू हो गई, ताश खेलने लग गए, अगर तो मैं जीत गया तो 200 मेरा, ना जीता तो मेरा 100 भी डूब गया। यही सूरत यहां पे है, यही जुआ बनता है कि आपने 2 लाख दिया, 2 लाख देने के बाद वो डूब भी सकता है और आपको फायदा भी हो सकता है। अब आपकी किस्मत है, ये सट्टेबाजी है, किस्मत आजमाई करें कि जैसे हमने कल भी जिक्र किया था, किस्मत आजमाई करना जी। तो ऐसे करती है ना कंपनियां, हमारे उधर साहिवाल में लालाजार कंपनी है, कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उनका नुकसान हो गया, कपड़ा नहीं बिका या पता नहीं क्या हो गया, या उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया कि आगे उनका कपड़ा सेल नहीं हुआ। अब उन्होंने अपना हिसाब किताब लगाया, साल के बाद अगर हम इसके ऊपर सेल भी करें, बाहर वाले मुल्कों में भेजें या जैसे भी करें तो हमें कितना मुनाफा आएगा। उन्होंने हिसाब लगाया तो उनका मुनाफा निकला तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ रुपए मुनाफा। उन्होंने कहा इंश्योरेंस पॉलिसी निकालो, इंश्योरेंस हमने कितनी करवाई, वो निकली 2 करोड़ रुपए की। उन्होंने कहा कि सारी फैक्ट्री को आग लगाओ, रातों रात सारी फैक्ट्री जितनी थी आग लगा दी पेट्रोल डाल के, और सारा माल जितना भी बड़ा हुआ था जल गया, 2 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस ली और मजे किए हैं। जी जी ऐसे होता है, लोग ऐसे करते हैं, वो बाप ने इंश्योरेंस करवाई होती है, बच्चे को पैसे चाहिए होते हैं, वो अब्बा जी को लाइन लगा देते हैं, गाड़ी मारी और अब्बा जी गए। ये बाहर वाले मुल्कों में ऐसा सिस्टम बहुत होता है। जी वो मजबूर है ना, मजबूर के लिए जायज है। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, जैसे बाहर जाना है आपने, तो वो कहते हैं कि भाई इंश्योरेंस करवाओगे तो हम फिर ही आपको एक्सेप्ट करेंगे, वरना आप जॉब नहीं कर सकते। यहाँ भी है, हमारी कंपनियों में, पाकिस्तान में भी है, तो ये मजबूरी बन चुकी है हमारी लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, अगर आप ये कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन के लिए इस तरह की
करवा रहे हैं कि 2 लाख रुपए दिया और फिर आपको ये उम्मीद है कि अगर मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद इस तरह मुझे मिल जाएंगे, तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये जुआ है। तो जब आप मजबूर हैं तो करवानी पड़ रही है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं बाहर की, यहाँ की भी करवानी पड़ती है। उसके बाद आ जाए बैउल अक़साद का मामला, या मुशारका कर लें पहले। चलिए यार, बैउल अक़साद किसको कहते हैं? किस्तों की बै को। किस्तों पे जितनी चीजें बैंक देता है या फिर किस्तों पे हम कारपोरेशन पे जाते हैं। फिलहाल हम कारपोरेशन वाला समझते हैं, पहले बैंक वाला बाद में करते हैं, क्योंकि बैंक वाले में थोड़ी डिटेल ज्यादा है। अच्छा, बैउल अक़साद कहते हैं जी किस्तों की बै को। और इसमें एक चीज, एक उसूल समझ लें। एक हदीस मुबारका है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैअतैनी फी बैअतिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है एक बै में 2 बै को जमा करने से। ये क्या बात हुई, समझे इस बात को कि एक खरीदो फरोख्त में आप 2 चीजें ऐड कर दें। मिसाल इसकी, या फिर आप शर्त लगा दें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं दूसरे बंदे को कि ये जो मेरे पास चीज है मैं आपको तब बेचूंगा कि जब आप फलां बंदे को थप्पड़ मारेंगे। ये मैंने शर्त लगा दी, ठीक है। या मैं कहता हूं कि मैं ये चीज आपको तब बेचूंगा जब आप अपने वाली मुझे बेचोगे। 2 बै हो गई एक बै में, ये मैंने बेची, वो उसने बेची। मैं ये शर्त लगा रहा हूं बेचने से पहले, मैं कहता हूं मैं तब तक नहीं बेचूंगा, भाई मैं नहीं बेचता जब तक आप मुझे अपनी चीज नहीं बेचोगे, मैं नहीं बेचता तब तक। अब ये शर्त भी है और एक बै में 2 बैउ को जमा करना भी है। अब यहां क्या होता है, जब हम कारपोरेशन समझते हैं क्या है? कारपोरेशन ये जो लेके बैठे होते हैं एसी फ्रिज वगैरह या सुरमा वाला या इस तरह की बड़ी बड़ी दुकानें नहीं है जी, बाइक अपने गाड़ियां भी देते हैं, एलसीडी भी देते हैं, मोबाइल फोन भी किस्तों पे देते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, बिल्कुल अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स। जी, वो लीज की जो इस्तिलाह है वो बैंक की है। वो जब हम बैंक पे जाएंगे ना तब हम लीजिंग, यहाँ पे बैंक लीजिंग लिखेंगे। तो यहाँ बैउल अक़साद इस वजह से लिख रहे हैं कि ये हमारे आम गली मोहल्ले का मामला है, किस्तों में कोई चीज खरीदना, ठीक है, किस्तों में चीज खरीदना। अब इसमें ये होता है कि आप 2 बैउ को एक बै में जमा नहीं कर सकते। ये बात पहले होता क्या है कि आप लेने गए हैं एक मोटर बाइक, वो बंदा कहता है कि भाई आप कहते हैं इसकी कीमत क्या है, वो कहता है कि मार्केट में आपको नहीं पता क्या रेट चल रहा है। होंडा 70 का रेट आजकल वैसे क्या है मुझे मालूम नहीं है, 1 लाख, चलो 20,000 रुपया लगा लो, 1,20,000 रुपया वो कहता है आपको पता है कि ये इतने की है, ठीक है। मैं आपको अगर नकद में लेनी है तो आपको दूंगा 1,20,000 की। वो कहता है भाई मैंने लेनी है किस्तों में, तो किस्तों में कितने की दोगे? वो कहता है अगर किस्तों में लेनी है तो फिर अगर आप लेंगे 5 साल की किस्तें तो 5 साल की किस्तों का ये बन जाएगा 1,70,000 रुपए। अगर आपने लेनी है 3 साल पे तो फिर ये बन जाएगा तकरीबन 1,50,000 रुपए, ठीक है। इसी तरह समझ लें 2 साल, 1 साल, ये जितनी भी। अगर नकद लेते हैं तो 1,20,000 रुपए की मोटर बाइक। अगर आप 5 साल की किस्तें बनाएंगे तो 1,70 में मिलेगी, 3 साल की किस्तें बनाएंगे तो 1,50 की मिलेगी। अब आपकी चॉइस है, आप जौन सी मर्जी ले लें। अब इसमें 2 बै जमा हो गई हैं, एक है नकद और एक है किस्तों पर, ठीक है। अगर नकद लोगे तो 1,20 की एक कीमत हो गई और अगर किस्तों पे लोगे तो दूसरी कीमत हो गई। ये ऐसे ही है, अकद तो एक ही हो रहा है ना, चीज मैंने एक ही ली है, मोटर बाइक एक है, अब उसकी 2 कीमतें हो रही हैं। नकद लूंगा तो इतने की है कम में, मैं किस्तों पे लूंगा तो मुझे वही चीज, उसमें किसी चीज का इजाफा नहीं, कोई शीशा उसने नया नहीं लगा देना या उसमें कोई इंजन उसका 100 का नहीं डाल देना, उसमें कोई इजाफा नहीं है, कीमत का इजाफा है, चीज वही है।
सिर्फ असल में इसमें है मुद्दत, ये फौरन है और ये लेट है। अब इसमें क्या मसला बन गया, अब ये है कि वो कहते हैं इसमें दो मौकफ है। एक कहते हैं कि हम इसको जायज इसलिए कहते हैं कि आपको समझ ही नहीं आई, वो कहते हैं आपको समझ ही नहीं आई, ये दो बै जमा नहीं हुई। वो कहते हैं दो बै तब जमा होती जब मैं आता कारपोरेशन पे और मैं उसके साथ मुआहदा करके ले जाता, मोटर बाइक उठा के अपने घर लेके जाता और उसको मैं ना बताता कि मैंने किस्तों पे ली है कि मैंने ली है नकद। वो कहते हैं कि ये फिर मुश्तबे हो जाता मामला, समझ ही ना आती, दो व्यू हो जाती, पता नहीं बंदा नकद लेके गया है, पता नहीं बंदा उधार लेके गया है। ये है दो बै। वो कहते हैं इस हदीस की तशरीह ये है। अब इसको समझने में मसला हो गया। वो कहते हैं एक गिरोह कहता है कि नहीं, ये दो व्यू है कि आप दो कीमतें मुकर्रर कर दें, नकद लो तो इतने की, उधार लो तो इतने की। दूसरे कहते हैं नहीं, आपको समझ नहीं आई, बात यह है कि आपने इस चीज से मना फरमाया है कि मैं आऊं और मैं शॉपिंग मॉल से एक चीज उठा के ले जाता हूं, 5 किलो का मैंने घी का डब्बा उठा लिया और मैं उसको कहता हूं कि भाई बाद में कर लेंगे, मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, बाद में कर लेंगे। अब उसको नहीं पता कि ये उधार लेके गया है कि नकद करके गया है मेरे साथ, मुझे नकद देगा या क्या सिस्टम है इसका। तो नकद तो वही था जो वो फौरन दे जाता। अब ये दूसरे जवाब देते हैं कि भाई तुम्हें समझ नहीं आई, नकद तो वो था कि अगर वो फौरन पैसे दे के जाता, नकद तो फौरन होता है, नकद वो होता है कि जो आपने चीज उठाई और पैसे दे दिए। उसका अमल ये बता रहा है कि वो कह रहा है कि मैं बाद में आता हूं, इसका मतलब ये है कि वो बाद में आएगा, ठीक है, बाद में आएगा तो वो नकद नहीं है। लेकिन वो पहले वाले कहते हैं कि हो सकता है वो बाद में आए और आपको पूरे पैसे दे दे, किस्तें तो उसने करनी ना हो सकता है वो जिम्मा करना चाहता हो, ठीक है, किस्तों का तो अभी मसला ही नहीं आया। अब ये कहते हैं कि जब वो बाद में आएगा तो फिर बाद का मामला बाद में देखेंगे, अगर उसने नकद किया है तो उसकी बै फौरन ही दुरुस्त है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। जब वो बाद में आएगा तो उससे पूछा जाएगा भाई आपने किस्तें करनी है कि आपने जिम्मा ले करनी है, जिम्मा करनी है तो पूरे पैसे लेके आओ, पैसे लाओ और चीज आप उठा के ले जाओ, जो आप उठा के ले गए आपकी हुई। अगर आपने किस्तें करनी है तो फिर किस्तों में क्या है, किस्तों में जो दो शक्लें बन गई हैं, दोनों कीमतें अलग अलग हैं, वो ये कहते हैं कि ये जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। दोनों कीमतें ये भैया तईनी हो जाएगा, एक बै में दो बै जमा करना हो जाएगा। दूसरी बात वो कहते हैं चलो ठीक है, ये आपकी बात मान ली कि ये दुरुस्त नहीं, जायज नहीं। कहते हैं इस बात पे आओ कि आप ये कहते हैं कि अगर एक बंदा उसने बाइक ली है, उसकी हो गई किस्त लेट, तो आप उसको क्या डालते हैं, मिसाल के तौर पे 1000 रुपए उसको मार्कअप डाल दिया। मैंने एक बाइक ली, मेरी किस्त बनती थी, टोटल कीमत थी 1,70,000 रुपए 5 साल पे, मेरी किस्त बनती थी मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए महाना, ठीक है, मैंने किस्त देनी थी 10,000 रुपए, लेकिन वो हो गई लेट, जो वक्त मुअय्यन था मेरी किस्त का वो हो गई लेट। उसने कहा कि भाई लेट की है तो अब जुर्माना तो पड़ेगा, 1000 रुपए मार्कअप आपसे दूंगा, मार्कअप तो मेरा बनता है। ये क्यों मार्कअप डाला उसने, वजह यह है कि मैंने मुद्दत को लेट किया है, जो मुद्दत थी 30 तारीख थी, मैंने उस मुद्दत पे उसको अदा नहीं किए, बल्कि मैंने उस मुद्दत की बजाय 5 तारीख को उसको दिए हैं 10,000 रुपए। वो कहता है अब मैं 11,000 लूंगा क्योंकि आपने लेट किया है, आपको पड़ेगा जुर्माना। अब वो बाद लोग ये कहते हैं कि ये जुर्माना लेना उसके लिए जायज है। क्यों? क्योंकि कारपोरेशन वाले के लिए वो सिस्टम नहीं होता जो बैंक के पास होता है, असासे जब्त करने वाला, माल जब्त करने वाला। कारपोरेशन वाले बेचारे घर में कारपोरेशन बना के बैठे हैं, उनके पास ये सारे कानूनी ज़ाब्ते नहीं होते। वो कहते हैं कि उनके लिए ये 1000 रुपए जुर्माना लेना जायज है। अब ये बात समझ लें कि 10,000 रुपए मेरी किस्त बनती थी 1 महीने की, जब मैंने उसको लेट किया तो उसने मुझे 1000 रुपए मार्कअप डाल दिया, कहा कि आपको जुर्माना होगा। अब कुछ ने कहा कि ये मार्कअप लेना दुरुस्त है, उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि वो आपकी असासे जब्त कर ले। आप अगर मुकर जाए 10,000 देने से तो वो आपका क्या कर लेगा कारपोरेशन वाला, ठीक है। अगर तो उसके पास कानूनी इख्तियारात हैं तो उसके लिए ये लेना जायज नहीं है, जैसे बैंक के लिए जायज नहीं है। अगर उसके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है और वो ऐसा इख्तियार नहीं रखता तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि उसके लिए ये जुर्माना लेना जायज है, ताकि उस बंदे को डर रहे कि मैंने लेट नहीं करना, मुझे 11,000 पड़ जाएगा, उसके ज़हन में ये डर रहे
ठीक है, उसके लिए ये लेना जायज है। अब ये कहते हैं, जो कहते हैं कि ये मुतलकन नाजायज है, चाहे उसके पास अथॉरिटी है असासे जब्त करने की या अथॉरिटी नहीं है, उलमा ने कहा कि ये बिल्कुल नाजायज है, ठीक है। दूसरे कहते हैं कि जब किस्त लेट हो जाए, जब कीमत होती है यहाँ पे एक चीज की, मोटर बाइक की, नकद 1,20,000 रुपए, ठीक है, यहां इन्होंने मुद्दत का रोला डाला ना, मुद्दत की वजह से उन्होंने 1,000 रुपए डाल दिया कि उसने लेट किया तो 1,000 हुआ मुद्दत की वजह से। यहां क्या है, वो ये कहते हैं कि 1,20,000 रुपए नकद है, और यहां भी तो यही है कि अगर मुद्दत लेट करोगे तो 1,70,000 रुपए, उधर भी मुद्दत है इधर भी मुद्दत है। उधर आप कहते हैं कि 1,000 रुपए मार्कअप लेना जायज है, इधर कहते हैं कि यहां दो कीमतें करना जायज नहीं है। ये क्या बात हुई? तो आपका उसूल वो कहते हैं दुरुस्त नहीं है, ठीक है, बात समझ आ गई। यहां वो कहते हैं कि जब मुद्दत ज्यादा हो गई, आपने किस्त अदा नहीं की, तो यहां कह देते हो कि 1,000 रुपए मार्कअप लेना एक गिरोह ने कहा कि जायज है उसके लिए जब उसके पास अथॉरिटी नहीं है असासे जब्त करने की। लेकिन यहां आप लोग क्या कहते हैं कि 1,20,000 रुपए की नकद है, और जब मुद्दत बढ़ गई तो मुद्दत बढ़ाने की वजह से 1,70,000, मतलब 5 साल की मुद्दत हुई तो 1,70,000 रुपए देना नाजायज है, ठीक है। वहां भी मुद्दत है यहां भी मुद्दत है, अगर वहां जायज है तो फिर यहां भी जायज होना चाहिए, अगर यहां नाजायज है तो फिर वहां भी नाजायज होना चाहिए, ठीक है। तो असल बात यह है कि दो बयू को एक बै में जमा करना मुतलकन नाजायज ही है, इसको जायज करार नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता जो मार्कअप लेना है उस बंदे के लिए जायज नहीं है कि जिसके पास उसके असासे जब्त करने की अथॉरिटी है, जिसके पास नहीं है, अलबत्ता ऐसा होता नहीं है। आजकल जितनी बड़ी कारपोरेशन है वो बाकायदा आपसे सारी चीजें लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपकी प्रॉपर्टी के वो फोटो कॉपीज लेते हैं कि आपके पास कितने असासे हैं, अपने असासे शो करवाएं, बैंक बैलेंस शो करवाएं, ठीक है, स्टेटमेंट ला के दे बैंक की, फिर वो आपको गाड़ी लीज पे देते हैं कारपोरेशन वाले, या आपको कोई और चीज लीज पे देते हैं। छोटी मोटी चीजें जो है ये फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह, ये तो वैसे देते हैं। अगर आपने गाड़ी कोई लीज पे लेनी है कारपोरेशन से तो फिर वो आपकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि ये बंदा इस अहल है भी कि नहीं, ये पैसे दे सकता है, किस्त अदा कर सकता है या नहीं कर सकता। अब हमने इसको ये तो कह दिया कि ये अगर नकद खरीदता है तो कोई मसला नहीं, अगर इसको किस्तों पे करता है मुद्दत लेट करके तो हमने ये तो कह दिया बड़ी आसानी से कि ये नाजायज है। वो कहते हैं भाई ये वक्त की जरूरत है, हर बंदा गाड़ी नहीं ले सकता, मोटरसाइकिल, बंदा गरीब है, वो एक यकमुश्त 1,20,000 रुपए कहां से दे? उसकी 40,000 की नौकरी है, जमा करेगा तो बड़ी लेट हो जाएगी और उसने अभी नौकरी पे जाना होता है। तो हम इसका मुतबादल हल भी कोई पेश करें ना, हल क्या होना चाहिए, वो हल दो हमें। ये तो वक्त की जरूरत है, हर बंदा इतनी महंगी महंगी चीजें नहीं ले सकता, तो उसके लिए तो सहूलत है कि वो थोड़े से पैसे इजाफी दे ले और उसके बाद वो अपनी चीज फौरन से इस्तेमाल करना शुरू कर दे, उसके पास सहूलत आ जाएगी तो वो उसका इस्तेमाल करेगा। अब वो कहते हैं कि इसके मुतबादल कोई हल दो, तो उलमा ये कहते हैं कि हल मौजूद है। इसने कहा कि आपके पास हल मौजूद नहीं है बयूल के साथ के मुतबादल। बंदा ये करे कि जब मोटर बाइक खरीदने के लिए गया है, अब वो बैठा है कारोबार करने के लिए, उसने तो अपना पैसा कमाना ही कमाना है। इस बंदे ने, जो बंदा कारपोरेशन वाला है, उसने भी एक बाइक मिसाल के तौर पे 1,00,000 रुपए की, ठीक है, 1,00,000 रुपए की उसने बाइक खरीद ली। अब इसने जारी बात है जितने में ली उतने में तो नहीं ना आगे देगा, उसने भी तो अपने बच्चों की रोजी कमानी है, उसने अपने लिए घर में कुछ लेके जाना है, तो ये आगे बेच रहा है 1,20,000 रुपए की, ठीक है। इसने 20,000 रुपए उसमें से तो निकालना ही निकालना है। जैसे हमने पिछली दफा लिखा कि नकद है तो एक 20, अगर 5 साल पे है तो 1,70, 20,000 तो उसने निकालना ही निकालना है, उसका नफा है कि नहीं है। अब शरीयत ये कहती है कि जब एक भाई आपके पास आया है, आपका वो भाई है, मुस्लिम है, मुसलमान है, तो सबसे पहले आपका ये फर्ज बनता है कि आप जब दुकान पे बैठे हैं तो कारोबार ये है कि अगले बंदे की जेब खाली करा दो, ये नहीं कारोबार ये है कि आप उसको बताएं कि भाई ये चीज अच्छी है, ये ले लो, तुम्हारे फायदे की है, ये चीज जरा नाकिस है, ये चीज तुम ना लो तो तुम्हारा फायदा। अगले बंदे को नसीहत करना, कारोबार ये है कि अगले बंदे का फायदा कर दो और खुद भी नफा कमा लो, दोनों तरफ से अच्छाई हो जाएगी, अखलाक भी बेहतर, कमाई भी बेहतर, हलाल की कमाई।
ये कारोबार नहीं है कि अगले बंदे को आप खून चूस लें और आप अगले बंदे की जेब जो है वो खाली कर दें और आप मजे लूटें, ये उसके साथ ज्यादती है। तो आप मुसलमानों वाला और बंदों वाला ज़हन बना के फिर कारोबार करेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। अब इस्लाम ये कहता है, कवानीन ये है, वो कहते हैं आपने 20,000 तो कमाना ही कमाना है, तो आप ऐसा करें कि जो असल कीमत है उसकी आप कर दें किस्तें। 20,000 आपको नफा तो आना ही आना है। अब इस बंदे ने ली थी 1 लाख की, 20,000 ऊपर रखा। जब बंदा कस्टमर आता है उसके पास तो वो उसको कहता है कि भाई नकद लोगे तो 1,20,000 की है, असल मार्केट में कीमत यही चल रही है। वो कहता है कि यार मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तो किस्तों पे लेना चाहता हूं, तो आप मुझे किस्तों पे यही चीज दे दो। अब उसूल ये तकाजा करते हैं कि वो अपने भाई के साथ करे भलाई। भलाई क्या है कि वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, आप गरीब आदमी हैं, आपको यही चीज मैं 1,20,000 रुपए में किस्तों के साथ देता हूं ताकि मुझे भी 20,000 रुपए नफा आ जाए, जो उसने कमाना है नफा 20,000 रुपए आ जाए और आपको भी चीज मिल जाए। वो ये कारोबार कर सकता है अगर उसने किस्तों का कारोबार करना है, वगरना वो नकद ब नकद बेचे। अगर वो किस्तों का कारोबार करना चाहता है, उसको शौक है कारोबार करने का, तो फिर पहले नकद ब नकद चलाए, कुछ चीजें नकद बेचे और कुछ चीजें जो है वो खास कर ले कि ये चीजें मैंने अपने इसके लीज के कारोबार के लिए रखी हुई हैं, किस्तों के कारोबार के लिए रखी हैं। नकद भी चलाता जाए, ऐसा ही होता है, सारे कारपोरेशन वाले ऐसे ही करते हैं, नकद भी बेचते हैं, किस्तों वाला भी बेचते हैं। तो अब किस्तों वाला जो उसका माल है वो अलहदा कर ले, मुख्तस कर ले कि ये मैंने किस्तों पे बेचना है। उसका फायदा उसको ये होगा कि अगर नकद वाला माल नहीं बिक रहा, मिसाल के तौर पे कोई सीजन होता है ना चीजों का, अगर उसका सीजन आउट हो गया है, अब वो चीजें उसकी नहीं बिक रही, तो उसको इन चीजों का ये फायदा होगा कि जिन महीनों में उसका सीजन आउट हो चुका है, बंद हो चुका है, उसको किस्तों के पैसे आते रहेंगे। ये उसको ऊपर फायदा हो रहा है। एक तो उसने नफा कमाया 20,000 रुपए, दूसरा उसको ये फायदा हो रहा है कि जब उसका सीजन खत्म हो गया है, नकद चीजें नहीं बिक रही, तो उसको किस्तों वाली से पैसे आ रहे हैं, उसको घर का सर्किट चल रहा है, उसके कारोबार में इजाफा ही हो रहा है, बंद नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भलाई वो अगर कर ले, कीमत वही हो, उसकी किस्तें कर दी जाएं, तो इस सूरत में ये मुतबादल हल है, ये जायज है। हम ये चाहते हैं कि हम अगले बंदे को लूट लें, तो वो जो लूटने वाला चक्कर है वो 1,20 से 1,70 पे जाना है कि 1,70 पे जाओ, 5 साल की करो। मेरी तो कोशिश होगी ना अगला बंदा 10 साल की किस्तें करे, मुझे तो उतना ही फायदा होगा। 10 साल की किस्तें करेगा, ये 2.5 लाख पे बात चली जाएगी। एक मोटरसाइकिल जो 1,20 की नकद है, 10 साल की किस्तों पे वो 2.5 लाख पे चली जाएगी। अगर उससे भी कोई गरीब बंदा है, वो कहता है कि यार मैं 20 साल की करना चाहता हूं, तो फिर वो 3.5-4 लाख पे बात चली जाएगी। मैं तो बड़ा खुश होऊंगा कि मुझे 3-4 लाख रुपए, एक तो मुझे नफा ज्यादा आएगा और फिर देर तक मिलता रहेगा, मुझे टेंशन खत्म हो जाएगी। एक बाइक जो मैंने 20 साल पहले बेची थी, अभी तक मैं उसका ले रहा हूं, ठीक है। ये भी है कि एक बाइक की कीमत अगर अभी 1 लाख रुपए है, 3 साल बाद करेंसी डी वैल्यू होती है, जी बढ़ जाती हैं कीमतें। बाकी में 1,20 का हो जाएगा, 1,50 का भी हो सकता है। ये अब उसकी किस्मत है ना, उसकी चीज है, उसने अपने कब्जे में ले ली है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने एक चीज खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है। 1 लाख की खरीद के मैंने अपने कब्जे में ले ली, चीज मेरी हो गई। अब उसकी मैं किस्तें अदा कर चुका हूं, मिसाल के तौर पे 50,000 रुपए किस्तें अदा मैंने कर दी, ठीक है। ली मैंने 1 लाख की थी, 50,000 रुपए अभी बाकी हैं। अब मेरा आप ही हैं, आपको ये चीज आ गई पसंद, आपने कहा कि भाई ये चीज जो आपके पास 1 लाख रुपए की है, या मैंने उसको कीमत नहीं भी बताई, ये चीज बड़ी प्यारी है, आप मुझे दे दें। मैंने कहा कि भाई ये चीज मुझे बड़ी पसंद है, मैंने बड़े शौक से ली है, अच्छा आप लेना ही चाहते हैं तो आप लाएं 1,20,000 रुपए, ठीक है। या उसकी कीमत बढ़ गई है मार्केट में, उसको भी पता है कि ये चीज जो है ये 1,20,000 की हो गई है, तो मैं कहता हूं कि ठीक है आप 1,20,000 दें और मुझसे चीज ले लें। मैं आपसे 1,20,000 लेता हूं, ये चीज आपको दे देता हूं, 50,000 रुपए मैंने जो किस्तें रहती थी वो दे दी और 60,000 रुपए मेरे पास आ गया। 60,000 कैसे आ गया? 10,000 रुपए नफा आ गया, 50,000 जो पहले मैंने किस्तें अदा कर दी हुई हैं, तो ये तो कारोबार कर लिया मैंने, ये तो मैंने आपसे 10,000 नफा कमा लिया, कोई हर्ज नहीं, ठीक है, किया जा सकता है। साथी अक्सर बोलते हैं कि हम सर्विस दे रहे हैं आपको एक तरह से जी बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल कोई मसला नहीं, फिक्स रेट हो किस्त का भी और नकद का भी, रेट एक ही होना चाहिए।
उसके बाद आप उसकी कर सकते हैं जी। सर कहते हैं हम सर्विस दे रहे हैं, इस वजह से हम आपसे ऊपर पैसे ले रहे हैं। सर्विस तो फिर फिक्स होती है ना, हम पहले कर चुके हैं सर्विस का। फॉर एग्जांपल टीवी पे और किस्त है और बाइक पे और किस्त है, अब जाहिर सी बात है टीवी की वो कीमत तो नहीं है जो बाइक की कीमत है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल के तौर पे बात तो वही होगी ना। ये देखें, अगर सर्विस है तो फिर सर्विस चार्जेस रखें। मिसाल के तौर पे मोटर बाइक है, ठीक है, मोटर बाइक है, पीछे से मैंने ली है 1 लाख की, ठीक है। 1 लाख लेने के बाद मैंने उस पे कमाना है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, ठीक है। अब 20,000 रुपए मैंने ऊपर कमाने हैं, मेरे पास आ गया है कस्टमर, कस्टमर मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं लेना चाहता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, नकद नहीं दे सकता, मैं लेना चाहता हूं किस्तों पे, ठीक है। असल तो ये है कि वो मैं 1,20,000 जो मैंने 20,000 कमाना है ऊपर, उसकी ही किस्तें करूं और उसको दूं, उसके साथ करूं भलाई, ठीक है। अगर ये सूरत नहीं है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं, पहली बात तो ये 20,000 मुनाफा को थोड़ा नहीं है, उस पे वो कनात करे, भलाई करे अपने भाई के साथ, मुनाफा तो वो कमा ही रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो फ्री में दे रहा है, 1 लाख पे 20,000 में मुनाफा कमा रहा है। अब वो कहता है कि भाई अगर आपने किस्तों पे लेना है तो फिर मैं आपको दे रहा हूं सर्विस, ठीक है। नकद पे लोगे 1,20,000 की, अगर मुझसे लोगे किस्तों पे तो मैं आपको दे रहा हूं सर्विस, और उस सर्विस के मैं आपसे सर्विस चार्जेस लूंगा 1,000 रुपए, ठीक है, यही बात कर रहे हैं आप, 1,000 रुपए सर्विस चार्जेस लूंगा। अगर आप मेरी दुकान से सर्विस चार्जेस ये हैं कि आप मेरी दुकान से होंडा बाइक लें या हैवी बाइक लें, सर्विस चार्जेस 1,000 ही हैं, ठीक है। सर्विस मेरी वही लगनी है, वही मैंने चीज उठानी है, पेंसिल पकड़ के आपका मुआहदा लिख देना है, कीमत इतनी है, ये वो, ठीक है। अगर तो है फिक्स सर्विस चार्जेस तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई आपने 3 साल की अगर लीज करवाई है तो फिर आपके लगेंगे 1,000 रुपए सर्विस चार्जेस, अगर 5 साल की करवाओगे तो फिर मैं लूंगा 2,000 रुपए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सर्विस चार्जेस लेना आप अगर करते हैं, इतना तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन सर्विस चार्ज उसके फिक्स होने चाहिए। फिर सर्विस भी ये है कि अगर आपकी कारपोरेशन से बाइक जा रही है या फिर आपकी कारपोरेशन से फ्रिज जा रही है, एसी जा रहा है, ठीक है, या कोई और चीज जा रही है, सर्विस तो आपकी वही है, दुकान भी आपकी वही है, जिस कुर्सी पे आपने बिठाया वो भी आपकी वही है, जो मुआहदा लिख रहे हैं उस पे उतनी कुव्वत उतनी मुशक्कत लगी है। सर्विस चार्जेस फिक्स होंगे तो कोई मसला नहीं है, किया जा सकता है। अगर सर्विस चार्जेस ऊपर नीचे हो रहे हैं कीमत के हिसाब से या मुद्दत के हिसाब से तो फिर ये मामला जायज नहीं होगा, ठीक है। बड़ी वसअत है, अलग से लेते हैं, सिक्योरिटी अलग से, यही तो हमारे साथ होता है ना। उसके बाद मोटरसाइकिल ली है, मोटरसाइकिल लेने के बाद हाजी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लाओ 1,000 रुपए, ये भी होता है बाजू का। जो मैकेनिक होता है वो कहता है आपके शीशे वगैरह साफ किए, लाओ 1,000 रुपए, वो भी 1,000 पड़ गए, ठीक है। ट्यूनिंग की, उसने भी पैसे ले लिए, ठीक है, पेट्रोल डाल के, हाँ उसके भी लेते, वो अगले बंदे को मतलब उसकी जेब खाली करने पे जाते हैं, तो ये उसके साथ भी आती है, ठीक है। जो बैय में है वो अगर एक ही कीमत है उसकी आपको किस्तें कर दे, अलबत्ता ज्यादा से ज्यादा अगर करना चाहता है तो सर्विस चार्जेस वो ले सकता है, लेकिन जब फिक्स हो तब लिए जा सकते हैं, ठीक है। टाइम, हाँ कोई और सवाल? ये था कि वो जो सर्विस चार्ज है हमसे लेते हैं फाइनली पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट में फाइनली होती है, उसमें सर्विस चार्ज लेते हैं, उसके बारे में उनका बता दें। उसमें क्या होता है, कैफियत बयान करें ना आपने जी। बात यह है कि अगर तो सर्विस चार्जेस आपको वाकईतन वो सर्विस दे रहे हैं, कोई मिसाल के तौर पे आप ट्रांजैक्शन जो है वो भेजते हैं, इस पे काटते हैं वो इंटरनेशनल पेमेंट, ठीक हो गया। अब वाइस से करते हैं, वाइस भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उससे वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं मिसाल के तौर पे। तो अगर तो उनकी सर्विस चार्जेस फिक्स हैं, बात वही है, तो कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड वाला आप पैसे निकालते हैं, ये भी ट्रांजैक्शन ही है ना, ये फिजिकली ट्रांजैक्शन है, वो डिजिटली है, फर्क यही है। आप पैसे कार्ड अपना डाल के निकाल रहे हैं तो 25 कट रहे हैं ना आपके, वो फिक्स हैं। आपने 10,000 निकाला तब भी 25 ही कटे, 20,000 निकाला तब भी 25 ही कटे। आप वाई से या किसी और पेपाल से भेजते हैं अमेरिका में पैसे, तो अगर आपके 10 लाख रुपए पे भी फिक्स कट रहे हैं तो उनकी जायज है, सर्विस है। आप बजाय आप यहाँ से पैसे उसको देने जाते, कितने पैसे लगते, जहाज पे जाते वीजा लगता, आप दे के आते तो आपको कितना खर्चा हो जाना। उन्होंने सर्विस दी, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको घर बैठे हुए सर्विस दे रहे हैं, फिक्स चार्जेस हैं, तो आप देंगे जितने भी भेजेंगे हम फिक्स लेंगे, 25 रुपए लेंगे,
लेंगे या 30 रुपए लेंगे, जितने भी हैं, अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं पैसे के हिसाब से तो फिर दुरुस्त नहीं है।